2 फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच पर्सन और एंटिटी अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बिकम ए रजिस्ट्रार। आपको बताना है कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई इंसान या कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि रजिस्ट्रार बनने के लिए एलिजिबल है। एनी इंडिविजुअल, एनी एंटिटी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ रनिंग ए बिजनेस। तो इसका राइट ऑप्शन है कोई भी एंटिटी होनी चाहिए अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या फिर स्टेट गवर्नमेंट के। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड और नॉट टू बी डन बाय रजिस्ट्रार। इनमें से नीचे में से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो अवॉइड करनी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए एक रजिस्ट्रार के द्वारा। Responsible for field level education, monitoring and auditing, display adequate information about Aadhaar enrollment update on their website, or use of information collected during enrollment for any purpose other than Aadhaar or update। तो ये वाली ऑप्शन आपका सही है कि एनरोलमेंट सेंटर में जाकर आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को आधार या एनरोलमेंट अपडेट के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए रजिस्ट्रार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रजिस्ट्रार शुड शैल एट ऑल द टाइम्स अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट एज स्पेसिफाइड इन डैश फॉर द आधार एनरोलमेंट अपडेट। जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है रजिस्ट्रार आधार के एनरोलमेंट और अपडेट के लिए वो किस में स्पेसिफाई है, वो है आपका आधार एक्ट 2016 एंड आधार रेगुलेशन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is responsible for evaluating the applications of agencies and empanel the eligible agencies as controlling agencies EA। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सी जो फॉलोइंग है वो रिस्पॉन्सिबल है जो भी एजेंसी की एप्लीकेशन आती है उसको इवेल्युएट करने के लिए या फिर एलिजिबल एजेंसीज को एम्पैनल करने के लिए एज ए एनरोलिंग एजेंसी यानी कि ईए। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री भी या फिर रजिस्ट्रार एंड यूआईडीआई, बोथ ए एंड बी, और या फिर यूआईडीआई। तो राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन, रजिस्ट्रार एंड यूआईडीआई इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the basic responsibility of registrar? रजिस्ट्रार की बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्या है आपकी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो अडहेरे करेगा आधार एक्ट 2016 और आधार रेगुलेशन को फॉलो करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। हाइड और एंगेज एनरोलिंग एजेंसी एंड मॉनिटर इट्स फंक्शनिंग, हायर करेगा या एंगेज करेगा एनरोलिंग एजेंसी को जो मॉनिटर करे फंक्शनिंग को, और इंश्योर करेगा कि एनरोलमेंट एजेंसी या फिर जो भी पीपल एम्प्लॉयड हैं या अपॉइंटेड किए गए हैं वो क्या हो, एनरोलमेंट और अपडेट ऑपरेशन जो है सर्टिफाइड हो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन और एंटिटी अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बिकम एन एनरोलिंग एजेंसी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी एंटिटी या पर्सन है जो कि एनरोलिंग एजेंसी बिकम बनने के लिए एलिजिबल है। तो राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ए, कोई भी इंडिविजुअल जो कि कंडीशंस जो मेंशन है आरएफई में उसको फुलफिल करे एनरोलमेंट एजेंसी के लिए जो कि स्पेसिफाइड की गई है रजिस्ट्रार और यूआईडीआई द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 7, which of the following criteria should an individual qualify to be eligible for an supervisor role? नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन सा एक इंडिविजुअल कौन सा क्राइटेरिया जो इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए ताकि वो सुपरवाइजर रोल के लिए एलिजिबल हो। तो इसमें आपकी एज और आपकी क्वालिफिकेशन इस तरीके के दिए गए हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। शुड बी एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव, तो 18 ईयर्स एंड अबव से होना चाहिए, बिल्कुल 18 साल से आप ऊपर होने चाहिए। शुड बी एटलीस्ट +2, बिल्कुल, ये मैंने आपके लिए पूरी इंफॉर्मेशन दी थी तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। शुड हैव आधार नंबर, आधार नंबर भी आपके पास होना चाहिए। शुड हैव ऑब्टेन्ड सुपरवाइजर सर्टिफिकेट फ्रॉम ए टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी, और आपके पास क्या होना चाहिए, सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। शुड हैव ऑब्टेन्ड ए सर्टिफिकेट्स इन बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर का आपको आना चाहिए लेकिन सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं रखा गया एज पर जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी आपका 1, 2, 3, 4 ये सही है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड एन इंडिविजुअल पोजेस बिफोर स्टार्टिंग हिज और हर रोल एज ईए सुपरवाइजर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जो भी हैं क्वालिटीज हैं जो एक इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए अगर वो ईए सुपरवाइजर के लिए अपना रोल स्टार्ट कर रहा है। तो
तो शुड बी कंफर्टेबल विद लोकल लैंग्वेज कीबोर्ड एंड ट्रांसलेशन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन दिया गया है कि आपको लोकल लैंग्वेज आती हो, लोकल लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि अगर आपने आधार कार्ड अच्छे से देखा हो तो आधार कार्ड में एक लैंग्वेज इंग्लिश होती है और साथ में आपकी लोकल लैंग्वेज होती है। आप नॉर्थ इंडिया में हिंदी मिलेगी, कहीं पंजाबी मिलेगी, पंजाब में आप जाएंगे तो, साउथ में जाएंगे तो तमिल तेलुगु इस तरीके से मिलेंगी। तो वो अलग लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसको कीबोर्ड पे आपको आना चाहिए और ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 8 तक। 9th, who among the following is responsible for setting up for the laptop or desktop with Aadhaar client installed and tested at enrollment center? निम्नलिखित में से कौन रेस्पॉन्सिबल है जो कि डेस्कटॉप या लैपटॉप को सेटअप करेगा, आधार क्लाइंट के साथ इंस्टॉल करेगा और टेस्टेड करेगा एनरोलमेंट सेंटर पे? तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑपरेटर या सुपरवाइजर, ये होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। Supervisor must submit his or her onboarding form along with the required document to enrollment agency, which in turn submits the form to dash concerned for verification. सुपरवाइजर के पास सबमिट करनी चाहिए ऑनबोर्डिंग फॉर्म, किस अलोंग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे उसके साथ एनरोलमेंट एजेंसी को, विच इन टर्न सबमिट द फॉर्म टू, उसके बाद जो फॉर्म है वो कहाँ सबमिट किया जाता है, किस कंसर्न के पास सबमिट किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए, तो उसके बाद वो जाता है अथॉरिटी रीजनल ऑफिसर्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following is considered as enrolled user during दी ऑपरेटर और सुपरवाइजर ऑनबोर्डिंग? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो कंसिडर्ड किया जाना चाहिए कि आप एनरोल हो गए हो ड्यूरिंग द ऑपरेटर और सुपरवाइजर ऑनबोर्डिंग? तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे डी है, ऑपरेटर सुपरवाइजर हुज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड स्टोर्टेड इन एनरोलमेंट क्लाइंट। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। आपको ये क्वेश्चन थोड़े से बोरिंग लग रहे होंगे लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको बेसिक्स चीजें जो है, थ्योरेटिकल पोर्शन जो है आपको जानना होगा ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर पाए और अच्छे मार्क्स लाके आप ऑपरेटर या सुपरवाइजर डिपेंडिंग ऑन आप वो एग्जाम के लिए सर्टिफिकेट ले पाए एग्जाम क्लियर करने के बाद। तो ये आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर बता रही हूँ ताकि वीडियो छोटी रहे और आपको सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएं। अगर आप पूरा डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इन केस ऑफ इंट्रोड्यूसर बेस्ड एनरोलमेंट विच ऑफ द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन शैल बी कलेक्टेड? इंट्रोड्यूसर बेस्ड एनरोलमेंट क्या होता है, यानी कि अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए जो एड्रेस हो, जैसे आपकी कंपनी आपको लिख के दे दे इस तरीके से। तो विच ऑफ द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन, कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए इंट्रोड्यूसर बेस्ड एनरोलमेंट में? ये इंट्रोड्यूसर बेस्ड एनरोलमेंट वही है जो कि एक बार आपने सुना होगा कि आधार कार्ड अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी बन सकता है, ये वही है। तो इसके लिए आपको कौन कौन सा चाहिए, इंट्रोड्यूसर के आपको सिग्नेचर भी चाहिए, थंब इंप्रेशन भी और आधार भी, ठीक है। तो ये तीनों ही आपको चाहिए। तो ऑप्शन डी ऑल द गिवन ऑप्शंस, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ पार्ट ऑफ मैनेजिंग द एनरोलमेंट सेंटर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ए सुपरवाइजर डू? एनरोलमेंट सेंटर को मैनेज करने के रूप में कौन से सुपरवाइजर को कौन सी चीज इसमें से करनी चाहिए? साइन ऑफ एवरी एनरोलमेंट ऑन आधार क्लाइंट, यस बिल्कुल। यूज फाइंड आधार फैसिलिटी टू इंश्योर फ्रेश रेजिडेंट्स हैव नेवर एनरोल्ड, बिल्कुल। आधार फैसिलिटी में आपको फाइंड भी करना होगा कभी उसका आधार कार्ड पहले से ना बना हो। और इंश्योर करना होगा कि ऑपरेटर प्रोवाइड बायोमेट्रिक कंफर्मेशन आफ्टर एवरी आधार एनरोलमेंट अपडेट। आपका जो कोई भी आपके पास आ रहा है तो आप बायोमेट्रिक कंफर्मेशन भी उसको प्रोवाइड करोगे। तो डी ऑप्शन आपका ऑल द गिवन ऑप्शंस, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। Next question, question number 14. Supervisor also ensures that enrollment stations are synchronized at least once every day. जो एनरोलमेंट स्टेशन है वो एटलीस्ट सिंक्रोनाइज्ड हो जाएं ताकि जो सारा डाटा है एटलीस्ट सबको पता चल जाए कि हाँ ये बन चुका है और सारा का सारा डाटा सिंक्रोनाइज हो जाए। तो कितने दिनों में कम से कम हो जाना चाहिए? वो कम से कम 10 दिनों में एक बार तो होना ही चाहिए। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। Next question, which of the following should a supervisor ensure to backup, synchronize and export data? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एक सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए कि बैकअप, सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्सपोर्ट डाटा इंश्योर किया जा सके? टेक बैकअप, ऑप्शन ए है यहाँ पर।
पॉइंट 1 दिया हुआ है यहाँ पर, टेक बैकअप ऑफ ऑल द एनरोलमेंट डाटा ट्वाइस ए डे टू एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, कि आप जो भी आपके पास बैकअप डाटा है एनरोलमेंट का उसको आप कम से कम दिन में 2 बार एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे उसको ले लें, या सेंड ऑल द डे टू डे एनरोलमेंट डिटेल्स टू योर पर्सनल ईमेल आईडी, जितने भी एनरोलमेंट्स हुए हैं आप उसको बाय एंड ऑफ द डे अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पर भेज लें, या फिर सिंक्रोनाइज एनरोलमेंट स्टेशंस एट लीस्ट वंस इन एवरी 10 डेज, जो सिंक्रोनाइज एनरोलमेंट स्टेशन होते हैं उस पे आप करें कम से कम 10 दिन में एक बार, या फिर मेंटेन ए रजिस्टर फॉर डाटा एक्सपोर्टेड, आप डाटा मेंटेन कर लीजिए जो भी डाटा एक्सपोर्ट हुआ जो कि किसी भी तरीके से फिजिबल नहीं है, और है सेव ऑल द डाटा ऑन गूगल क्लाउड। तो इसमें आपका एटलीस्ट 10 डे वाला यानी कि थर्ड ऑप्शन तो आपका करेक्ट है ही है, तो इसके अलावा आपके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आप बैकअप ले लीजिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे, ये आपके लिए बेटर रहेगा, और जो है इसके अलावा आप एटलीस्ट 10 डेज में आप इसको करेंगे, और एक मेंटेन ए रजिस्टर फॉर डाटा एक्सपोर्टेड फोर्थ ऑप्शन ये आप कर लीजिए, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the end of the day, supervisor should allow the operator to review the enrollment packets created by him. एंड ऑफ द डे पर सुपरवाइजर को अलो करना चाहिए ऑपरेटर को कि वो एनरोलमेंट पैकेट्स जो भी क्रिएटेड हैं वो रिव्यू करे, तो ये फॉल्स है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इन केस ऑफ एनी एरर फाउंड इन द एनरोलमेंट डाटा एंटर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन, जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से एनरोलमेंट डाटा एंटर्ड में अगर कोई एरर फाउंड होती है तो कौन सी चीज करनी चाहिए, यूज डिस्क्रिप्शन टू फिल द डिटेल्स करेक्टली, अपने आप से आपकी समझ से आप डिटेल्स को करेक्टली फिल कर दो, जो कि बिल्कुल गलत है। सुपरवाइजर नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट डाटा, सुपरवाइजर को करेक्ट डाटा को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इन्फॉर्म द रेजिडेंट टू कम टू द एनरोलमेंट सेंटर विद इन द करेक्शन टाइम फ्रेम, विद इन टाइम करेक्शन टाइम फ्रेम के तहत रेजिडेंट को आना चाहिए और उसके बाद वो पूरी प्रोसेस होना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। Which of the following actions should a supervisor do after day and review? पूरे दिन के एंड पे एंड ऑफ द डे पे एक सुपरवाइजर को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको, साइन ऑफ बाय गिविंग हिज और फिंगरप्रिंट्स, अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ साइन ऑफ कर देना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है, फिंगरप्रिंट्स के साथ आप साइन ऑफ कर दीजिए। Next question, question number 19. A supervisor monitors and audits the function at the enrollment center. How does the audit feedback help the entire team? एक सुपरवाइजर जो है वो मॉनिटर करता है और ऑडिट करता है जो भी एनरोलमेंट सेंटर पे फंक्शंस हो रहे हैं, तो एक ऑडिट फीडबैक जो हेल्प वो ऑडिट फीडबैक है वो कैसे हेल्प करेगा पूरी टीम को, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एनरोलमेंट ऑपरेशंस एंड डाटा क्वालिटी, तो इससे क्या होगा, डाटा क्वालिटी भी बढ़ेगी और एनरोलमेंट ऑपरेशंस के एरिया में इंप्रूवमेंट भी होगी, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच हु इज एन ऑपरेटर या सुपरवाइजर, ऑपरेटर या सुपरवाइजर कौन होता है, तो एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय एनरोलमेंट एजेंसी टू एग्जीक्यूट एनरोलमेंट एट द एनरोलमेंट स्टेशन, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि एनरोलमेंट एजेंसी द्वारा एम्प्लॉयड है उसको ये सुविधा दी गई है कि वो एनरोलमेंट स्टेशन पे एनरोलमेंट या अपडेशन जो है वो कर सके, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 21, which of the following is the eligibility criteria for an individual to work for the role of operator supervisor, तो यही ऑप्शन आपको बताना है कि सुपरवाइजर और ऑपरेटर के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए इसमें, तो पर्सन शुड बी बिटवीन 18 एंड 21 ईयर, 21 से भी ज्यादा हो सकता है, शुड बी ए ग्रेजुएट, शुड बी एक्सपर्ट इन जावा, बिल्कुल भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। पर्सन शुड हैव ऑब्टेन्ड ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये सबसे बड़ी आपके लिए क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा बाकी सारी क्वालिफिकेशन होंगी तो आप सुपरवाइजर या ऑपरेटर नहीं बन सकते, तो सुपरवाइजर या ऑपरेटर बनने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एजेंसी से NSCIT द्वारा। Question number 22, which of the following should an operator supervisor must ensure when checking resident आधार enrollment और update form, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप बिल्कुल अच्छे से चेक करेंगे या देखेंगे कि जब रेजिडेंट की आधार एनरोलमेंट कर रहे हैं आप उसे अपडेट कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन कि वेरीफायर के सिग्नेचर हैं कि नहीं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Operator should make sure that resident screen is off when capturing his or biometric and iris. ये देखना होगा कि रेजिडेंट की जो स्क्रीन है वो ऑफ होनी चाहिए जब आप बायोमेट्रिक और आइरिस कैप्चर करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, बी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर नो ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है. Next question, operator should ask the resident to cross check the data being entered and review demographic data with resident before signing off. ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑपरेटर को चाहिए कि वो डाटा के एक बार दिखाए कि ये डाटा आपका फिल हो गया, आप चेक कर लीजिए जो भी आपकी डेमोग्राफिक्स है आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग. Question number 25. In case of Anganwadi Asha worker who wants to be a CELC operator, what should his her minimum qualification? अगर कोई आंगनबाड़ी वर्कर है वो CELC यानी कि चाइल्ड के लिए जो एनरोलमेंट सेंटर है वो ओपन करना चाहती है, तो चाइल्ड के लिए एनरोलमेंट सेंटर ओपन करने का 10th पास अगर आप है तो इजिली कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है. Who among the following has the authority to approve or reject the onboarding of operators? जो ऑनबोर्डिंग है अप्रूव करे या फिर जो ऑपरेटर्स को ऑनबोर्ड करे, अप्रूव या रिजेक्ट, कौन सी अथॉरिटी करती है, तो वो कौन सी करती है, यूआईडीआई रीजनल ऑफिस. बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एनरोल ए चाइल्ड? कौन सा इनमें से फॉलोइंग है जो चाइल्ड को एनरोल करने के लिए यूज किया जाता है, तो चाइल्ड एनरोल के लिए CELC टैबलेट आती है वो यूज की जाती है. Question number 28. Which of the following is done to add a CELC operator in Aadhaar client software? निम्नलिखित में से कौन सी चीज है जो की जाएगी एक CELC ऑपरेटर को ऐड करने के लिए आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में, तो टेक द ऑपरेटर्स बायोमेट्रिक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है. 29. हु इज ए वेरीफायर? वेरीफायर कौन होता है? वेरीफायर होता है जो डॉक्यूमेंट्स, एनरोलमेंट और अपडेट फॉर्म को वेरीफाई करता है जो भी रेजिडेंट सबमिट करता है, तो आंसर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 30. हु अमंग द फॉलोइंग आर वेल सुटेड फॉर द रोल ऑफ वेरीफाई? वेरीफायर के रोल के लिए इनमें से कौन सा सही है, सबसे अच्छे से सुटेड है, तो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये जो है रोल ऑफ वेरीफायर के लिए बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. Next question, question number 31. Which of the following documents submitted by resident is acceptable for verification purpose as POA? Proof of address के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट है वो सबमिट किया जाना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल होगा वेरिफिकेशन पर्पस के लिए भी. ओरिजिनल एजुकेशन नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे एड्रेस नहीं होता तो नहीं होगा. फोटोकॉपी ऑफ पैन अटेस्टेड बाय गैजेट, पैन पे भी एड्रेस नहीं होता है. इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए वो आपका मान्य होगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. Next question. In which of the following instances can a verifier reuse verification? किस केस में एक वेरिफिकेशन को रीयूज कर सकता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ दिया है, बोथ ए एंड 1 and 2. If he finds that details in a documents are edited, किस केस में वेरिफिकेशन करेगा, दोबारा से ये पाया जाए कि डॉक्यूमेंट्स में जो भी डिटेल्स हैं वो एडिट की गई हैं. If the photocopy of educational qualification certificate is submitted, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो फोटोकॉपी है वो सबमिट की गई है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं. इससे पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नो के नो चैप्टर की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूं. इसी तरीके से हम CSC सेंटर कैसे खोलते हैं वो वीडियो भी जल्दी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो वो भी आप जाकर जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. क्वेश्चन नंबर 33. Poll requires a document containing the resident name and dash. डॉक्यूमेंट्स कौन सा रिक्वायर होगा, कंटेनिंग ए रेजिडेंट नेम के साथ साथ क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ्स. POI है बेसिकली ये, सॉरी POI है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी जब आप ID प्रूफ लेते हो तो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट का नेम होना चाहिए, उसमें फोटोग्राफ होना चाहिए, तो वो ID प्रूफ में काउंट होता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट है 34. A resident approached you for Aadhaar enrollment. The resident name in the POI is Chandra Prasad, whereas in POA is Chandra Shekhar. What would you do in such a case?
क्या करोगे अगर आपके पास कोई आधार कार्ड बनवाने के लिए आता है और उसका नाम आईडी प्रूफ में तो चंद्रा प्रसाद है लेकिन एड्रेस प्रूफ में चंद्रशेखर है, तो आप क्या करोगे, उस एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, आपको कोई अपने तरफ से नाम नहीं भरना है, ना चंद्रा प्रसाद, ना चंद्रशेखर, ना चंद्रशेखर प्रसाद, आप उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दोगे। आपके पास जो डॉक्यूमेंट आए उसमें आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों में ही नाम सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वुड यू डू इन केस द टू डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स प्रोड्यूस्ड बाय द एनरोली हैव वेरिएशन इन द सेम नेम। तो सेम क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट वुड यू डू इन केस टू डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, दो डॉक्यूमेंट के प्रूफ है जो एनरोली ने दिए हैं लेकिन वेरिएशन है सेम नेम में वेरिएशन है थोड़ी सी, तो आप क्या करोगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो आया है वो आप नाम डालोगे। ठीक है, Which of the following should operator do before taking his role as a operator? निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा, ऑपरेटर को करना चाहिए ऑपरेटर रोल लेने से पहले। तो बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, रीड द कंप्लीट ट्रेनिंग मॉड्यूल मटेरियल ऑन आधार एनरोलमेंट अपडेट अवेलेबल ऑन अथॉरिटी वेबसाइट एंड गेट सर्टिफाइड। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑपरेटर आपको बनना है तो जो भी मटेरियल है आधार की वेबसाइट पर, ट्रेनिंग मॉड्यूल है, ट्रेनिंग मटेरियल है, उसको आप सारा पढ़ोगे वेबसाइट से और उसके बाद टेस्ट दोगे और सर्टिफाइड होगे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 37, supervisor must ensure that staff at the center do not ask for any additional money except for the prescribed fees। सुपरवाइजर को ये इंश्योर करना चाहिए कि स्टाफ अगर कोई आधार एनरोलमेंट करवाने आता है या अपडेट करवाना आता है जो उसकी फीस निर्धारित है उस फीस से ज्यादा ना ले। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38, एनी सर्विंग रिटायर्ड ऑफिशियल बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पीएसयू बैंक इंक्लूडिंग बैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ डैश मे बी अलाउड टू डिप्लॉयड एज वेरीफाइड। जो हमने ऊपर ये बात कर चुके हैं हम कि कोई भी रिटायर्ड ऑफिशियल है वो वेरीफाइड हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा या तो सर्विंग कर रहा है, रिटायर्ड है गवर्नमेंट या पीएसयू से, इंक्लूडिंग बैंक भी, बैंकों में भी है तो भी, तो कौन सी रैंक से नीचे वो नहीं होना चाहिए, तो वो ग्रुप सी से नीचे नहीं होना चाहिए, या तो वो ग्रुप बी का हो या ग्रुप ए का हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। Question number 39, which of the following item of information is only collected for records and no verification will be carried out? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आइटम है, आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए कलेक्ट की जाती है और उसकी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं की जाती है। तो पेरेंट्स है, या इन केस ऑफ अडल्ट्स में पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन पर कोई भी ऑडिटिंग या कोई भी वेरिफिकेशन नहीं की जाती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। Question number 40, which of the following should be done to establish the relationship between HOF and the फैमिली मेंबर? जो हेड ऑफ फैमिली है और फैमिली मेंबर है उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? वेरीफाई दी पीओआर डॉक्यूमेंट, पीओआर डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई कीजिए, यानी कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंट जो दिया है। तो हेड ऑफ फैमिली का भी वही पता होगा, फैमिली मेंबर का भी वही पता होगा, तो क्या होगा, पूरी फैमिली एक पते पर रहती है तो फैमिली है, इस तरीके से। Head of the family must always accompany the family member when the family member is getting enrolled। Head of the family को हमेशा क्या करना चाहिए, accompany करना चाहिए family members के साथ जब family member enroll होने चाहिए। बिल्कुल ट्रू है, ए ऑप्शन। 42, it is not mandatory to verify the HOF details in enrollment or update form in case of HOF based verification। ये मैंडेटरी नहीं है हेड ऑफ फैमिली की डिटेल्स को वेरीफाई करना एनरोलमेंट या अपडेट फॉर्म में, जो हेड ऑफ फैमिली के बेसिस पे वेरिफिकेशन हो रही है उसमें। तो ये गलत है क्योंकि इसने लिखा नॉट मैंडेटरी, लेकिन ये मैंडेटरी है। हेड ऑफ द फैमिली भी है तो क्या डिटेल्स तो आप वेरीफाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इट इज नॉट एसेंशियल टू मेंशन द रिलेशनशिप डिटेल्स इन केस ऑफ HOF बेस्ड एनरोलमेंट्स। HOF बेस्ड के एनरोलमेंट्स के केस में HOF यानी कि हेड ऑफ फैमिली, ये एसेंशियल नहीं है कि आप रिलेशनशिप डिटेल्स जो है वो मेंशन करें। तो ये फॉल्स है, नहीं है, तो मतलब फॉल्स है, ये आपको करनी है क्योंकि आप हेड ऑफ फैमिली में करेंगे ना कि क्या है, ये फादर है, मदर है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 44, इन केस ऑफ इंट्रोड्यूसर बेस्ड एनरोलमेंट ओनली इंट्रोड्यूसर नेम एज एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। इंट्रोड्यूसर बेस्ड एनरोलमेंट के केस में ओनली इंट्रोड्यूसर का नेम एज एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है, नहीं, उसके साइन भी और उसके बायोमेट्रिक भी ये सब रिक्वायर्ड होते हैं।
It is mandatory to note the religion and caste when enrolling a resident for the Aadhaar. क्या किसी की कास्ट और रिलीजन सबको मेंशन करना मैंडेटरी है? तो ये मैंडेटरी नहीं होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा. 46. In case of head of family based enrollment, the head of family's Aadhaar number should be verified against his or her Aadhaar letter. बिल्कुल, अगर हेड ऑफ फैमिली की बेस्ड की एनरोलमेंट है तो हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर वेरीफाई किया जाएगा. ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. Next question 47. Residential address is an additional demographic information required for enrollment. जो residential address है वो एक additional demographic information है जो कि enrollment के लिए require होती है. ये false है, ये additional requirement नहीं है बल्कि ये एक mandatory requirement है, क्योंकि आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ में भी काम आता है. अगर आप रेजिडेंटल एड्रेस नहीं दोगे तो आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, ये मैंडेटरी चीज है. 48. Who among the following can be introducer? निम्नलिखित में से कौन इंट्रोड्यूसर हो सकता है? तो रजिस्ट्रार्स एम्प्लॉय, एनी सिटीजन, हेड ऑफ फैमिली और ए फॉर्मर. तो ए ऑप्शन है, रजिस्ट्रार एम्प्लॉय इंट्रोड्यूसर हो सकता है. नेम इज ए डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एनरोलमेंट. नाम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है जो कि आधार एनरोलमेंट करने के लिए चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए. ए ऑप्शन ट्रू है आपका, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट है, जेंडर इज ए डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एनरोलमेंट. जेंडर भी एक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है जो कि चाहिए एनरोलमेंट करते टाइम, तो आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट है. तो दोस्तों, द ऑपरेटर शुड टेक द रेजिडेंट्स मोबाइल नंबर मैंडेटरीली एंड एंटर द सेम इन एनरोलमेंट फॉर्म. जो रेजिडेंट का मोबाइल नंबर है, क्या वो मैंडेटरी है जब आप नया आधार कार्ड बनवाते हो, और जो रजिस्ट्रार है उसको, वो ऑपरेटर है जो उसको वो एनरोलमेंट फॉर्म में फिल करना चाहिए. तो जब आपने स्टार्टिंग में आधार कार्ड बनवाए थे ना, ये बहुत सारे लोगों ने, तो आपको याद होगा कईयों के में मोबाइल नंबर था नहीं, तो वो मैंडेटरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है यहाँ पर, फॉल्स हो जाती है. तो बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है. An operator should capture GPS coordinates at the start of enrollment every day. GPS coordinates जो है वो कैप्चर कर लेने चाहिए एनरोलमेंट डे स्टार्ट करने से. बिल्कुल ट्रू है, ये ए ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल अंडरगोइंग एनरोलमेंट अदर देन चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज. जो बच्चे हैं 5 साल से नीचे के, उनकी कौन कौन सी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है जो कि कलेक्ट करनी चाहिए. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है, तो हम सीधा ऑप्शन सी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ. अगर आपको ये पूरा खुद से एनालाइज करना है और फिर आंसर देखने कौन सा सही हो सकता है, तो उसके लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और सारे ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे, आपका भी आगे तक के क्वेश्चन देखने का मन नहीं करेगा और आपकी तैयारी फिर आधी अधूरी होगी. तो इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रखने की कोशिश इसमें करनी होगी. तो अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रेजिडेंशियल एड्रेस, ये इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेजिडेंट बख्तियार राहुल शर्मा एज अप्रोच्ड यू फॉर एनरोलमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट वे ऑफ एंटरिंग हिज नेम इन दिस सिस्टम. एक रेजिडेंट है जिसका नाम है बख्तियार राहुल शर्मा, वो आपके पास आया एनरोलमेंट करवाने के लिए, तो कौन सा सही वे है कि जिससे कि आप उसका नाम एंटर करोगे. अगर बख्तियार राहुल शर्मा नाम है तो बख्तियार राहुल शर्मा ही एंटर करेंगे, आप खुद से उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं बना सकते, तो BRS ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलेंगी. तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, जो उसका फुल नेम है वो फुल नेम का फुल नेम जो है एंटर किया जाएगा. नेक्स्ट है, सुकुमार राजपाल हैज अप्रोच्ड यू टू गेट एनरोल्ड फॉर आधार. अब तो आपके पास कौन आया है, सुकुमार राजपाल आपके पास आया है, और यू फाइंड दैट हिज ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट विच इज सबमिटेड एज POI हैज सुकुमार राजपाल. ठीक है, Sukumar Rajpal, and whereas electricity bill which is submitted as POA has Raj Sukumar Pal. क्या है, कोई बंदा है जिसका नाम है सुकुमार राजपाल, वो आपके पास आधार कार्ड का एनरोलमेंट करवाने आया है, नया कार्ड बनवाने आया है, लेकिन उसका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है यानी कि जो उसका आईडी प्रूफ उसने दिया है उसमें तो है सुकुमार राजपाल, और जो उसने एड्रेस प्रूफ दिया है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल उसमें है राज सुकुमार पाल. तो इस केस में आप क्या नाम एंटर करेंगे आधार एनरोलमेंट फॉर्म में. देखो यहाँ पे नाम गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक नाम आगे पीछे वो कई बार हो जाता है, तो आप वो नाम एंटर करोगे
जो बंदे ने फॉर्म में फिल किया है एज डिक्लेयर्ड बाय द रेजिडेंट। अगर यहाँ पे ऐसा होता, मान लो जी सुकुमार राजपाल है और एक होता है राज सुकुमार चंद्र, तो वो नाम ही मिसमैच हो जाता। तो उस केस में आप क्या करते, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते, क्योंकि दोनों अलग अलग बंदे की आईडी और एड्रेस प्रूफ आपको नाम से नजर आते इसीलिए। लेकिन इस केस में नाम सेम है, बस फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम का थोड़ा सा हेर फेर है। तो जो कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। खासकर की जो साउथ वाले होते हैं, साउथ के कैंडिडेट्स में आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करने को मिलती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो आपका लास्ट नेम है वो पहले, फिर फर्स्ट नेम आता है। इसी तरीके से अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो गुजरात में भी आपका नाम, फिर आपके पापा का नाम, फिर सरनेम, इस तरीके से आता है। तो जो बंदा डिक्लेयर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको नाम फिल करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, नाम सेम होना चाहिए, बस फर्स्ट मिडिल नेम जो लास्ट नेम है वो हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन कंप्लीटली जो नाम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड एन ऑपरेटर एंश्योर बिफोर स्टार्टिंग हिज डे। कोई ऑपरेटर है, अपना दिन शुरू करने से पहले उसको कौन सी चीज है वो जो उसको एंश्योर करनी पड़ेगी कि हाँ ये चीज करनी ही करनी है। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन डी, और डी में कौन से है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। तो फर्स्ट क्या कहता है, एंश्योर द डेट एंड टाइम ऑन द सिस्टम इज करंट डेट एंड टाइम। बिल्कुल करंट डेट टाइम आपको सेट करनी पड़ेगी, आपने कितने बजे स्टार्ट किया है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, आपको जीपीएस कोऑर्डिनेट भी सेट करने पड़ेंगे, वो भी आपको कैप्चर करने हैं कि हाँ आप उस लोकेशन पे ही हो। और फोर्थ क्या है, एंश्योर दैट स्टेशन लेआउट इज एज पर अथॉरिटी गाइडलाइंस। जो स्टेशन लेआउट है वो अथॉरिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये भी आपको करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। थर्ड कौन सा था, सेंड एसएमएस टू ऑल रेजिडेंट इन द रीजन टू कम एंड एनरोल। तो ऐसा तो आप नहीं करोगे कि अपने एरिया के सबसे पहले उनके मोबाइल नंबर से इकट्ठे करोगे, फिर उनको एसएमएस भेजोगे जी मैं आ गया हूँ, आ जाओ एनरोल करवा लो। तो ऐसा तो नहीं करने वाले। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द अथॉरिटी में ऑथराइज रजिस्ट्रार्स टू चेंज डैश फ्रॉम द रेजिडेंट्स नॉट एक्सीडिंग एन अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी, अपडेट ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। जो अथॉरिटी है वो क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है। क्या चार्ज करेगा, कन्वेंस फीस चार्ज करेगा रजिस्ट्रेंट से, कि जो अमाउंट है वो अथॉरिटी ने जो स्पेसिफाई की है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन चेंज करवानी है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन चेंज करवानी है, तो अगर वो इंफॉर्मेशन चेंज करवाने की कोई फीस है तो रजिस्ट्रार उतनी ही फीस को आपसे लेगा, उससे एक्सीड अमाउंट नहीं ले सकता है। और ये होती है आपकी कन्वीनियंस फीस। ऑब्जर्वर फीस भी नहीं होती, इंट्रोड्यूसर फीस भी नहीं होती, रजिस्ट्रार फीस भी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर अपडेटिंग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता होना चाहिए। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूज होगा, जहां से आप, अगर कोई आपके पास आया कि मोबाइल नंबर नहीं है उसके आधार कार्ड में, मोबाइल नंबर अपडेट करना है या मान लो चेंज करना है, इसी तरीके से ईमेल आईडी, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम है अपडेट क्लाइंट लाइट। याद रखना, ठीक है, अपडेट क्लाइंट लाइट, ये आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अथॉरिटी शैल रिक्वायर द बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रन टू बी अपडेटेड अपॉन अटेनिंग डैश ऑफ एज एंड डैश ऑफ एज in accordance with procedure specified by the authority which is a mandatory update for children। जो अथॉरिटी है उसको बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो बच्चे की है वो रिक्वायर होती है अपडेट करने के लिए, कितनी एज तक, कितने से कितनी एज तक, इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है जो कि अथॉरिटी ने स्पेसिफाइड किया है, जो कि मैंडेटरी भी है। तो कितना है, बी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 10 से 18 एज तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, which of the following should operator ensure during enrollment और update process। ऑपरेटर को क्या इंश्योर करना चाहिए एनरोलमेंट या फिर अपडेट प्रोसेस के तहत। एनरोलमेंट और अपडेट फॉर्म इज अपलोडेड, ये स्पेसिफाई करना चाहिए, ये करेक्ट है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड साइन स्लिप्स आर अपलोडेड, ये भी बिल्कुल देखना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिटर्न टू द रेजिस्टेंट आफ्टर एनरोलमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिए थे रेजिडेंट के ओरिजिनल, वो आपने उसको वापस कर दी हो। तो ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सीईएलसी ऑपरेटर। जो सीईएलसी ऑपरेटर होता है जो चाइल्ड एनरोलमेंट करने के लिए, उसकी बेसिकली क्या होगी, वो एनरोलमेंट और अपडेट फॉर्म वो तो नहीं करेगा, वो एनरोल करेगा और अपडेट करेगा, ठीक है, चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, एनरोल और अपडेट करेगा। बी ऑप्शन आपको यहाँ पर ठीक है। 62, which of the following software can be used for updating demographic और biometric details। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए, तो कौन सा है, CELP,
ठीक है, CELP। नेक्स्ट है, देखो अपडेट क्लाइंट लाइन था हमारा अपडेट करने के लिए, और न्यू एनरोलमेंट के लिए हमारा CELP चाइल्ड एनरोलमेंट। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट ए CELC ऑपरेटर शुड हैव ऑब्टेन, कौन सा होना चाहिए उसके पास सर्टिफिकेट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में होना चाहिए, ना तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी चाहिए, ना ऑपरेटर सर्टिफिकेट चाहिए, ना CELC ऑपरेटर, ना एनरोलमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इंट्रोड्यूसर्स, इंट्रोड्यूसर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन है बी आपका करेक्ट, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये देख लेते हैं। इंट्रोड्यूसर विल बी लिंक टू ए रजिस्ट्रार, बिल्कुल। इंट्रोड्यूसर मस्ट नॉट हैव ए क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंट्रोड्यूसर की एज 18 ईयर होनी चाहिए, और इंट्रोड्यूसर कैन ओनली इंट्रोड्यूस पीपल विद इन द रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये आपका सही है। 65, the verifier should ensure that the name in POA document matches with the name in POI document, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि आपको ये भी मैच करना है कि जो प्रूफ दिया है आईडी प्रूफ और जो प्रूफ दिया एड्रेस प्रूफ, उन दोनों में जो नेम है वो मैच होना चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose name should be given in care of field, care of field में किसका नाम आएगा, care of field में आता है head of the family का नेम, जैसे आप अपने घर पे बना रहे हो तो क्या केयर ऑफ में किसका लिखोगे, अपने फादर का नेम, इस तरीके से तो हेड ऑफ फैमिली का आ जाएगा नाम। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैंडेटरी वाइल एनरोलिंग ए चाइल्ड, जब एक बच्चे का एनरोलमेंट करवाना हो तो क्या चीज मैंडेटरी है, पेरेंट्स का आधार मैंडेटरी है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनएक्सेप्टेबल एक्ट फ्रॉम द इंट्रोड्यूसर, कौन सा एक्ट है जो कि अनएक्सेप्टेबल है फ्रॉम द इंट्रोड्यूसर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हेल्पिंग रेजिडेंट टू इम्पर्सनेट हिज फादर, कि उनका फादर की तरह मतलब उनका फादर बने, किसी और की पर्सनालिटी को प्रेजेंट करना बेसिकली, तो वो गलत है। Introducers have to provide their biometric on Aadhaar client to endorse a resident enrollment, क्या ये स्टेटमेंट रही है, बिल्कुल करेक्ट है कि जो इंट्रोड्यूसर है उसको अपना बायोमेट्रिक और आधार प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर किसी के इंट्रोड्यूसर आप बन रहे हो तो। 70, other service providers may be appointed or engaged by the authority from time to time for discharging any function related to dash enrollment process or updating information, जो अदर सर्विस प्रोवाइडेड हैं वो उनको अपॉइंट भी किया जा सकता है और एंगेज भी किया जा सकता है अथॉरिटी के द्वारा टाइम टू टाइम, किस चीज के लिए, किसी भी फंक्शन से डिस्चार्ज करने के लिए रिलेटेड टू एनरोलमेंट प्रोसेस और अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन, तो किसको, रेजिडेंट को, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। 71, the authority shall provide dash using which the registrar can onboard an empaneled enrolling agency to the CIDR, right option है D, enrolling agency code, ऑपरेटर को enrolling agency जो कोड है वो प्रोवाइड करना चाहिए जिसको यूज करके रजिस्ट्रार ऑनबोर्ड कर सकता है एम्पैनल्ड एनरोलिंग एजेंसी को। 72 क्या कहता है, enrolling agency shall at all times abide by the dash for service provider as specified in schedule 5th of the regulation, तो एनरोलिंग एजेंसी को क्या चीज अबाइड किस चीज का करना चाहिए, तो हर एक चीज के अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी कोड ऑफ कंडक्ट इज द राइट आंसर। 73 क्या कहता है, 73 क्वेश्चन है, इफ द आइडेंटिफाइड इंट्रोड्यूसर इज रेडी टू वर्क एज इंट्रोड्यूसर, कोई आइडेंटिफाई इंट्रोड्यूसर है और वो एज ए इंट्रोड्यूसर काम करने के लिए तैयार है, तो ही शी विल हैव टू डैश टू बीइंग एन इंट्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ अनेबलिंग आधार एनरोलमेंट्स, तो जो ही और शिल उसको क्या करना पड़ेगा एक इंट्रोड्यूसर बनने के लिए जो आधार एनरोलमेंट है उसको अनेबल करवाने के पर्पज से, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, एक रिटन कंसेंट जो है वो देना होगा। रजिस्ट्रार शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड लेवल एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग एंड ऑडिट, जो रजिस्ट्रार्ड है वो फील्ड लेवल एग्जीक्यूशन करवाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और ऑडिट करते हैं, क्या एक ट्रू है, तो बिल्कुल ट्रू है। Next question 75, registrar shall use the information collected during enrollment for any purpose other than uploading information to CIDR, registrar जो है वो information use कर सकता है जो कि enrollment के purpose के लिए कलेक्ट की गई है, अदर देन अपलोडिंग इंफॉर्मेशन टू CIDR, उसके अलावा
कोई और अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन करने के लिए CIDR के अलावा, तो बी फॉल्स है। सिर्फ और सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट करने के पर्पज से ही यूज की जा सकती है। 76 है, registrars are permitted to subcontract enrollment functions by enrolling agencies to third party। जो रजिस्ट्रार्स हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट एनरोलमेंट फंक्शन के लिए परमिट किए जाते हैं बाय एनरोलिंग एजेंसी टू थर्ड पार्टी, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर है फॉल्स। सर्विस प्रोवाइडर्स शैल मेक बेस्ट एफर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, सर्विस प्रोवाइडर को अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट किसके, सी रेजिडेंट के। जो भी आपको एनरोलमेंट करवाने के लिए आपके पास आ रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट पर्पस के लिए यूज हो, किसी और पर्पस के लिए वो इन्फॉर्मेशन यूज ना हो। 78, द अथॉरिटी शैल एम्पैनल द एनरोलिंग एजेंसी थ्रू, जो अथॉरिटी है उसको एनरोलिंग एजेंसी एम्पैनल करनी चाहिए, किसके थ्रू होगी ये होगी आपकी ओपन RFE प्रोसेस के साथ, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, registrars may permit field level manpower to be hired through third parties, जो रजिस्ट्रार्स हैं उनको परमिट करना चाहिए फील्ड लेवल मैन पावर को टू बी हायर्ड थ्रू थर्ड पार्टी के थ्रू, तो ये आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी शैल प्रोवाइड एन एनरोलिंग एजेंसी कोड, अथॉरिटी को एक एनरोलिंग एजेंसी कोड प्रोवाइड करना चाहिए यूजिंग, क्या यूज करके, विच द रजिस्ट्रार कैन ऑन बोर्ड एन एम्प्लैंड एनरोलिंग एजेंसी टू द CIDR, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, CIDR। नेक्स्ट क्वेश्चन, the enrolling agencies can use the information collected during enrollment for any purpose other than uploading information to CIDR। enrolling agency को information जो है वो यूज करनी चाहिए, जो भी enrollment के लिए वो यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ enrolling के लिए, किसी और चीज पे यूज नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट है, CIDR में आप इंफॉर्मेशन को अपलोड नहीं कर सकते हैं अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट पर्पज के लिए यूज होगी, तो बी ऑप्शन है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सर्विस प्रोवाइडर्स shall follow maker checker concept in the activities to ensure accuracy of enrollment and update data, बिल्कुल सही है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको मेकर चेकर कंसेप्ट फॉलो करना चाहिए, जो भी आपकी डिटेल्स फिल कर रहा है, चाहे अपडेट करने के लिए चाहे एनरोलमेंट के लिए, देखना चाहिए कि वो सारी डिटेल्स करेक्ट है कि नहीं, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रार शैल बी अपॉइंटेड बाय अथॉरिटी थ्रू डैश, जो रजिस्ट्रार है उसको जो अपॉइंट करना चाहिए बाय अथॉरिटी थ्रू, किसके थ्रू करेंगे, फॉर एनरोलमेंट और अपडेट के लिए, किसके थ्रू करेंगे, फील्ड लेवल एजुकेशन के लिए, तो आपका सॉरी MOU और एग्रीमेंट से, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, डैश शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड लेवल एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग एंड ऑडिट, फील्ड लेवल एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग कौन करेगा, काफी देर से हम ऊपर डिस्कस भी कर रहे हैं, रजिस्ट्रार करेगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। Question number 85, registrar shall not use the information collected during enrollment for any purpose other than uploading information to the, जो रजिस्ट्रार्स है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी चाहिए एनरोलमेंट के द्वारा, जो है किसी भी और पर्पज में, कहाँ पे इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, CIDR, तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, बार बार बना के किसी भी तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। 86, the authority shall provide A or N dash using which registrar can onboard an employed enrolling agency to the CIDR, अथॉरिटी को क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए जिसके जरिए रजिस्ट्रार जो है एम्पैनल्ड एनरोलिंग एजेंसी को CIDR में जो है वो कर सके, अपलोड कर सके, ऑनबोर्ड कर सके एनरोलिंग एजेंसी कोड। Next question 87, the enrolling agency is empaneled by the authority prior to establishment of the authority under the act shall be deemed to have been empaneled as dash by the authority under the act, जो enrolling agency है वो एम्पलान करना चाहिए authority के द्वारा establish से पहले, authority under the act, कौन से एक्ट के द्वारा, एक्ट जो है deemed to have empaneled as एनरोलिंग एजेंसी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, द अथॉरिटी शैल एम्पैनल द एनरोलिंग एजेंसी थ्रू, एम्पैलिंग एजेंसी अथॉरिटी किसके थ्रू जो है एनरोल करेगी, वो करेगी ओपन रिक्वेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट, ठीक है, सी ऑप्शन। विदाउट प्री
judice to action that may taken under the act. Violation of any regulation, process, standard, guideline or order by any service provider or other person may result in dash of the activities of such service providers. जो बिना किसी prejudice के action जो है अंडर के एक्ट के तहत लिया जाना चाहिए। अगर कोई भी वायलेशन होती है, चाहे वो रेगुलेशन हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है, गाइडलाइंस हो सकता है या ऑडिट हो सकता है, तो वो किसके लिए जो है लीड करेगी, मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा, इमीडिएट सस्पेंशन। अगर आप किसी भी रूल का वायलेशन करते हैं तो क्या हो जाएंगे, आपका लाइसेंस इमीडिएटली सस्पेंस पे चला जाएगा, तो इमीडिएट सस्पेंस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी शैल मॉनिटर द एनरोलमेंट एक्टिविटीज ऑफ द, जो अथॉरिटी है उसको एनरोलमेंट एक्टिविटीज को मॉनिटर करना चाहिए, किसकी, सुपरवाइजर की भी करेगा, एनरोलिंग एजेंसी ऑपरेटर की भी, और अदर पर्सन एसोसिएटेड की भी। तो ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। 5 क्वेश्चन और बचे हैं। 91 क्वेश्चन है, dash may be appointed or engaged by the authority from time to time for discharging any function related to the resident enrollment process or updating of information. किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए, ऑथोरिटी के जो भी अपॉइंट किया जाना चाहिए, एंगेज करना चाहिए ऑथोरिटी के द्वारा टाइम टू टाइम पे, ताकि जो फंक्शंस है रिलेटेड टू रेजिडेंट एनरोलमेंट प्रोसेस और अपडेटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन उनके डिस्चार्ज के लिए। तो बी ऑप्शन आपका अदर सर्विस प्रोवाइडर्स को। Next question, registrar shall allow the authority a reasonable access to the premises occupied by it for examining any books, record, documents और computer data for the purpose of, तो किस चीज का पर्पज आएगा, ऑडिट के पर्पज के लिए आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो अपने पास कलेक्ट करनी चाहिए। सॉरी। 93, registrar shall display on their website adequate and appropriate information about enrollment and update services. रजिस्ट्रार को अपनी वेबसाइट पर सारी की सारी appropriate information दिखानी चाहिए एनरोलमेंट के बारे में, अपडेट सर्विसेज के बारे में, इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ पर्सन और सर्विस अवेलेबल टू, किसके द्वारा, जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट के लिए जो जो सर्विस अवेलेबल है उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए, और इसके साथ साथ जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन होगा, कंसर्न पर्सन होगा, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिखानी चाहिए। 94, which of the following are eligible entities for appointment as registrar? निम्नलिखित में से कौन सी एलिजिबल एंटिटी है जिनको कि रजिस्ट्रार के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है? तो हमने कल डिस्कस किया था, ये कोई भी हो सकता है, रिटायर्ड पर्सन पब्लिक सेक्टर बैंक का हो सकता है, या फिर वर्किंग भी हो सकता है, कोई सीनियर सा बंदा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। Last question, registrar shall not permit subcontracting of enrollment function by enrolling agencies to, registrar को permit नहीं करना चाहिए सब कॉन्ट्रैक्ट एनरोलमेंट फंक्शंस का by enrolling agency to थर्ड पार्टी को नहीं करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है। तो इसी के साथ ऑनबोर्डिंग एनरोलमेंट एजेंसीज एंड एनरोलमेंट स्टाफ,